इवनिंग 5 to 6 करके 6 o'clock मेरा प्लेट 1 प्लेट 2 इवनिंग में भी मैं अनाज ही खाता हूँ अंबली पीते हैं 6 महीने से पूरा डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दिए और नॉनवेज छोड़ दिए राइस छोड़ दिया गेहूँ छोड़ दिया सब बाहर का चीज कुछ भी नहीं खा रहा था मैं 6 महीने से पहले मैं 10 मिनट चलने भी मेरे मुश्किल होता था मोशन फ्री नहीं होता था यूरिन आउटपुट 700 to 900 ml ही आता था अभी आराम से मेरे को 2.5 लीटर ऐसा आ रहा मेरा यूरिन आउटपुट सुबह में 6 बजे से 7:30 तक योगा करता हूँ सूर्य नमस्कार पहले 1 से स्टार्ट करके अभी मैं 15 कर लेता हूँ 12 कर लेता हूँ डेली कंपल्सरी डेली 1.5 आवर योगा करता हूँ 30 to 45 मिनट्स सन थेरेपी ग्रेविटी और ग्राउंड थेरेपी तीनों भी कंपल्सरी करता हूँ मैं रोज हर रोज अभी 6 महीने में मैं सिर्फ 5 दिन ही छोड़ दिए सो टोटली इसके ऊपर कंसंट्रेट करो अभी मैं ठीक हूँ एनर्जेटिक हूँ मेरा मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है सर एनर्जी लेवल भी बढ़ गया और थोड़ा दिन हुआ तो पहले जैसा होता हूँ बोल के मैं आशा कर रहा हूँ विश्वरूप साहब को धन्यवाद कर रहा हूँ होल टीम को धन्यवाद ऐसे विदाउट मेडिसिन आदमी को जीने का सीखने का मौका दिए सब विश्वरूप साहब को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए धन्यवाद कर हमारे मरीजों को बहुत थैंक्स होता है किडनी पेशेंट रह नहीं सकते इट इज नॉट पॉसिबल तो स्टेप बाय स्टेप रामगढ़ के इस कैसे इन्होंने अपना पीछा छुड़ाया गब्बर से ये समझने की कोशिश करते हैं इनका जो मुख्य था वो क्या था ही स्टार्टेड विद डायबिटीज एंड बीपी इंसुलिन हाइपरटेंशन राइट तो इसको हमें समझना पड़ेगा 13-14 साल इनको दवाइयां पे थे इंसुलिन पे थे और फाइनली ये हमारे डॉक्टर BRC क्लिनिक फ्रॉम हैदराबाद गोपीनाथ डायटिशियन गोपीनाथ के पास पहुंच गए इनके खोखी में पहुंच गए गब्बर के हॉस्पिटल से छोड़ के और आगे अगर हम चले तो गौर की इन्हीं की फोटो ध्यान से देखिए वो जो 3 ईंटें और 3 ईंटें देख रहे हैं दैट इज हाउ ही क्योर द किडनी डिजीज डायलिसिस से डायलिसिस हुई नहीं है होनी है ऐसा बोल देंगे तो अगर कोई डॉक्टर को बोलता है कि आपकी डायलिसिस करना जरूरी है तो आपको सिर्फ इतना करना है ये सुनते ही ईंट उठाना है सिर्फ ऐसे रखने के लिए है ना जैसे ये जैसे भारत में ड्रग मैजिक रेमेडी एक्ट तो अगर हम बोलेंगे इससे ठीक हो सकते हैं लेकिन इन्होंने हिम्मत दिखाई इन्होंने बोला और ये आपके सामने है और इससे अगर हम आगे चलते हैं तो ये प्रेसिडेंट यशोदा हॉस्पिटल और उस तरफ प्रेसिडेंट डॉक्टर BRC खोखा जैसे साइकिल की खोखे होते हैं ना छोटे होते जो फटाफट चेक कर देते 50 रुपये ले लेते हैं राइट तो जो काम बहुत छोटे से सेटअप में हो सकता है और बाकी काम तो इन्होंने अपने घर पे ही किया राइट लेकिन जरा सोचिए अगर आज से 13 साल पहले ही ये कर लेते तो यहाँ तक पहुंचने की नौबत नहीं आती अगर हुआ था उन्होंने हैदराबाद में ये बनाया इसका मतलब 4 मीनार तो ऐसे ही पूरा ग्लोबल का हिसाब से पूरा हर घर में आज कैंसर है तो कैंसर इज एन इम्पॉर्टेंट डिजीज तो उससे बात करते हैं और देखते हैं कि हमारे जो कैंसर पेशेंट मैं यहाँ बात करता हूँ अर्चना कुमारी अर्चना कुमारी जी का आप देख रहे हैं स्क्रीन पे और अपने बारे में थोड़ा बताएंगी आइए प्लीज झारखंड से आई हैं रांची से आई हैं 24 साल की हैं इनकी स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत इमोशनल स्टोरी भी है तो ध्यान से सुनिएगा आपके काम आएगा हेलो सबको राधे राधे मेरा नाम अर्चना कुमारी मैं झारखंड से आई हूँ मेरा शादी का 2 साल हो गया था और प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे थे बट 3 महीना होते ही मिसकैरेज हो जाता था फिर 2 महीना से मुझे 2 साल तक
प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा था। फिर मैं पूरा टेंशन में हो गई और पूरा टेस्ट करवाई, तो बायोप्सी भी करवाई, तो उसमें पता चला यूट्रस कैंसर है। फिर रांची का जितना डॉक्टर है सबसे दिखवा लिए, बोले ये यूट्रस को तुमको निकलवाना पड़ेगा। फिर घरलौर तक गई, वहाँ का भी डॉक्टर बोले कि यूट्रस निकलवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक शख्स से हमको बात हुआ, उनका नाम था कपिल सर। वो बोले कि आप आसनसोल में जाइए, एयरपाल नाम के डॉक्टर से बात कीजिए, वो अच्छा दवा देते हैं, आपको ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ गए एयरपाल सर के पास, फिर हमें डाइट दिए, तो उसमें डाइट में हम लोग जैसे जैसा बोले वैसा हम फॉलो करते रहे। सुबह में खाली पेट चलते थे आधा घंटा, उसके बाद फिर हल्दी, अदरक, तुलसी पत्ता ये सबको चबा के खाते थे। उसके बाद फिर काढ़ा पीते थे। काढ़ा में 7 दिन पीते थे अमरूद का पत्ता, 7 दिन पीते थे पीपल का पत्ता, और 7 दिन पान का पत्ता, और 7 दिन ये पपीता का पत्ता, ये सब पीते थे। उसके बाद फिर हल्दी, अदरक, पालक, धनिया का जूस बना के पीते थे, उसमें आंवला भी ऐड करते थे। फिर ग्रीन जूस, फिर फ्रूट, अम्बाली, ये सब खाते थे। जैसा जैसा बोले हमें डाइट फॉलो किए। डॉक्टर के पास गए थे 3 दिसंबर को 2024, और हमें प्रेगनेंसी कंसीव हो गया ये 24 फरवरी 2025 में। 2 महीना में ही मेरा प्रेगनेंसी कंसीव हो गया, और मुझे माँ बनने का कोई उम्मीद ही नहीं था। अभी मेरा बेबी 5 मंथ का हो गया और टिकली करता है, और जितना बोलते राधे राधे और करता है। आप सभी को थैंक यू। एक्चुअली स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो कॉमन कार्सिनोमा होता है यूटेरस का जो सर्विक्स है वहाँ पे कार्सिनोमा होता है, बहुत कॉमन फिनोमेना है। और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वायरस इज द मेन रीजन ऑफ दिस कैंसर। तो ये औरत उसी से सफर कर रहा था, तो डॉक्टर के पास RPS हॉस्पिटल रांची में गया था, बहुत से डॉक्टर को दिखाया। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि यूटेरस निकाल दो, माँ बनने का तो उम्मीद ही नहीं है। इसका हस्बैंड को बोला तुम्हारा वाइफ से भी तुमको हाथ धो के बैठना पड़ेगा। तो ये बहुत उम्मीद छोड़ दिया था। उसके बाद इसका रिलेटिव लोग बोला था नहीं ऐसा आयुर्वेदिक इलाज मत करो, तुम भेलोर चल जाओ। भेलोर भी किया, वहाँ पे भी बोला यूटेरस कैंसर है, ये निकालना पड़ेगा। तो मेरे पास आया, मैं इनको डॉक्टर BRC क्लिनिक का जो भी प्रोटोकॉल है, BRC साहब का जो भी प्रोटोकॉल है, मैं उसको फॉलो कराया। और ये इतना स्ट्रिक्टली, इतना रिलीजियसली, ये हस्बैंड वाइफ दोनों ने, बहुत ही पुअर फैमिली से है, तो बहुत कष्ट करके ये इलाज किया। 2 महीना में इसका कैंसर रिकवरी हो चुका है। और उसके बाद 24 नवंबर को फरवरी को मेरे को खबर दिया कि सर मैं कंसीव कर चुका हूँ। अभी इसका पेट में 5वां महीना रनिंग है, बच्चा है, रांची से आई हुई है यहाँ पे। तो ये औरत अगर ये कैंसर से जूझ करके इलाज करके अपना प्रेगनेंसी ला सकता है, तो आप लोग सब बीमारी इसको खत्म करके आसानी से जिंदगी जी सकते हैं। अब देख लेते हैं कि हमारे डॉक्टर अंकेश रंजन पाल जो अभी जिन्होंने बोला, उनकी क्लिनिक कैसे दिखाई देती है, वो ऐसे दिखाई देती है। एक तरफ वो RPS हॉस्पिटल और एक तरफ छोटा सा क्लिनिक है। लेकिन जो इन्होंने किया, पेशेंट ने किया, उसके लिए कोई बड़ा सेटअप की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि बहुत बड़ा कुछ दिख रहा है, बहुत महंगा कुछ दिख रहा है, बहुत सारी डिग्रियां दिख रही हैं, तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आप इल्यूजन में ठीक तो नेचर ही करता है। उसमें क्या छोटी मोटी एडजस्टमेंट करनी है, ये हमें समझना है, पेशेंट की जुबानी समझना है, और उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। अभी अर्चना जी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो इन्होंने थोड़ी बहुत एक आध गलती शुरू में की है। दैट इज, इन्होंने बताया अपनी बातों में कि इन्होंने बायोप्सी कराया है। आप जो किताब आपको मिली है, इसके पेज नंबर 62 में जाइए, बाद में जाइएगा, आप देखेंगे कि बायोप्सी कॉजेस कैंसर। कैंसर नहीं भी होगा तो बायोप्सी से कैंसर हो जाएगा, कैंसर है तो वो फैल जाएगा। पेट स्कैन कॉजेस कैंसर। बोलने का मतलब है कि आपको समझना पड़ेगा कि आप गब्बर के हॉस्पिटल में ले जाते हैं साइकिल की, भाई ये थोड़ा टाइट चल रहा है, बहुत दम लगाना पड़ रहा है, तो ये नहीं कि छोटा सा ग्रीस लगा दे और चलने लगेगा। वो गब्बर का हॉस्पिटल बोलेगा इसका तो टुकड़ा काटेंगे हम और उसका बायोप्सी करेंगे, राइट। अब टुकड़ा काटेंगे, टुकड़ा तोड़ेंगे, उसको शेप करेंगे, तो आप फर्दर साइकिल के पुर्जों को डैमेज ही कर रहे हैं। तो पेज नंबर 62 में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बायोप्सी पेट स्कैन, या ये किताब है रवि टोटल मॉडल फॉर कैंसर क्योर, ये जो लिंक है ebook.com/ebook, इस लिंक में जाके आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक गलती अर्चना जी ने की थी कि बायोप्सी, जैसे कि डॉक्टर बोले रहते हैं
उसकी जगह हमें ध्यान ये देना पड़ेगा कि हमारी जो सिम्टम्स हैं वो डिस्कम्फर्ट वो ठीक होने की नहीं। तो कैंसर के मुख्य सिम्टम क्या है ये आपको याद रखना हमेशा। अगर आपकी हीमोग्लोबिन ड्रास्टिकली नीचे जा रही है, महीने में 3-4 यूनिट नीचे चलेगी, अगर साथ में वेट लॉस भी हो रहा है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, या कोई भयंकर पेन भी हो गया जो कि अनएक्सप्लेन्ड है, या कोई नॉन हीलिंग अल्सर हो गया जो कि हीलिंग नहीं हो रहा, ये 3-4 चीजें एक साथ हो गई तो इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी के अंदर सम कैंसरस एक्टिविटी हो रही है। हो रही है तो ठीक है, उसको फर्दर चेक करने के लिए बायोप्सी कराएंगे तो और मतलब नुकसान करेंगे। हमें ध्यान इस पर देना चाहिए क्या करें कि हीमोग्लोबिन बढ़ जाए, क्या करें कि हमारा वेट बढ़ जाए, क्या करें कि हमारा पेन घट जाए, इतना ध्यान देना पड़ेगा। तो इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात बोली, आपने गौर किया कि इसलिए मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ। हमारे पिछले पेशेंट ने बोला था ग्राउंडिंग, कि नंगे पैर घास में चलना या फिर बैठना। नंगे पैर कुर्सी में बैठ जाइए, जब घास में कनेक्ट रहेंगे तो लिटरली आपके बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन आपके इंफ्लेमेशन को घटाते हैं, जो कैंसर इंफ्लेमेशन को घटाते हैं, और जिससे आपको आराम मिलने लगता है, आप लिटरली उसको ठीक होने लगता है। तो आप जो बोल रहे हैं इन सबकी बातों के अंदर छुपा है छोटे छोटे टेक्निक जो बहुत ही पावरफुल है, और उनको आपको समझना है 1 by 1। यानी कि कहीं भी कोई कैंसर पेशेंट आपको दिख जाए तो जो अर्चना जी ने बोला था बस उसको आपको ध्यान से अगर कोई कर ले तो वो ठीक हो सकता है। यहाँ पे कैंसर के बाद हम हार्ट पेशेंट की बात कर लेते हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ नाथू सिंह सत्यानिया का। जान जाएंगे कि हार्ट पेशेंट रहना सिर्फ एक टेम्पररी बात है, थोड़े दिन के अंदर आप ठीक हो सकते हैं। इन्होंने क्या किया ये एग्जैक्टली अपने जुबानी बताएंगे, मैं थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। और एक खास टेक्निक इन्होंने किया, वो खास टेक्निक आज करके भी दिखाएंगे। मैं पूछूंगा पहले तो थोड़ा अपने बारे में बताइए, तो वो खास टेक्निक जो कि मेरे कुछ स्टूडेंट को भी नहीं पता होगा इन्होंने किया, वो बताता है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हेलो, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 20 साल पहले हार्ट की मेरे को प्रॉब्लम हुई थी, और मेरठ के अंदर मोहम्मद गुप्ता कार्डियक डॉक्टर है, उन्होंने मेरा एंजियोग्राफी किया था। उसके बाद मैं परमानेंट दवाई लेता रहा। अब जब मैं बागपत में डॉक्टर साहब से मिला तो इन्होंने हमको उपाय बताया, और उस उपाय में सबसे पहले हमने अपने आप को बॉडी मर्जन से कंट्रोल किया, और उसके बाद में जो है ना 5 पेड़ों के पत्ते शुरू किए। अब उन सब करने से सारी दवाई छूट गई। अब मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैं 18 साल की उम्र में बहादुर था और भाग दौड़ कर सकता था, आज भी मैं उसी स्थिति में आ गया हूँ। अब मेरे को कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी अपने आप गाड़ी चला के कहीं भी भाग सकता हूँ। मैं बिल्कुल बीमारी से रहित हो गया हूँ। धन्यवाद। हड्डे में जाना है या खोखे में जाना है, जिसने ये डिसीजन ले पाया वो आधे से ज्यादा तो वही ठीक हो गया इस एक डिसीजन से कि आपको एलोपैथ जाना है या ये नेचुरोपैथी या आर्टिकल से कोई भी इलाज कराना। तो मेरा तो यही है कि सबसे पहले ये फैसला और ये अवेयरनेस फैलाई जाए कि नेचुरोपैथ कितना काम कर सकता है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि पहले इनके साथ बिफोर बीमारी क्या थी, कौन से हॉस्पिटल में गए, कौन कौन सी दवाइयाँ ले रहे थे, और उसके बाद किससे मिले। हमारे डॉक्टर बी आर सिंह होम में डाइटिशियन दीपक कुमार आपके सामने खड़े हैं, इनसे मिले, और मिलके इन्होंने डॉक्टर दीपक कुमार डाइटिशियन दीपक कुमार ने जो कराया नाथू जी को, वो यहाँ लिखा हुआ है। इनमें ज्यादातर चीजें आपको समझ आ गई होंगी, लेकिन एक चीज DIP डाइट 90% दिया, सनलाइट धूप में जाना शुरू कर दिया, घास में चलना 0 वोल्ट। आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। एक इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ लिखी है हमिंग थेरेपी। हमिंग सर करके दिखा सकते हैं? हाँ, थोड़ा सा दिखाइए। ये इंपॉर्टेंट है हार्ट और लंग के पेशेंट के लिए, अस्थमा के पेशेंट के लिए। पहले थोड़ा करके दिखाइए फिर मैं तो जब आप नाथू जी ओम कर रहे थे तो उनके बॉडी के अंदर क्या हो रहा था
ये समझना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमिंग का मतलब ये नहीं कि ओम ही करना है। मुंह बंद करके जब आप आवाज निकालेंगे वही हमिंग थेरेपी है। मुंह बंद आवाज निकाल, चाहे मुंह बंद करके किसी को गालियां भी दे रहे हैं, देखिए मतलब लग जाता है ना। तो जब हम मुंह बंद करते हैं और जब हम हमिंग करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि क्लींजिंग एजेंट है हमारे साइनस में रहता है, उसका प्रोडक्शन बढ़ता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता है, जिसमें लंग एंड हार्ट का कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। इनका जो इतिहास है अगर हम देखें यहाँ पे, इनका पल्स रेट 40 से नीचे ड्रॉप हो गया था, 30 से नीचे चले जाता तो डॉक्टर बोलते कि पेस मेकर लगाना पड़ेगा, है ना, तभी जाके पेस आएगा। जब आप हमिंग करेंगे तो आपने पेस मेकर लगा दिया, ये समझना पड़ेगा। हमिंग रिलेटेड टू पेस मेकर। अगर कोई भी पेशेंट ऐसा है जो इनहेलर पे है और अगर वो 20 से 30 मिनट रोज हमिंग कर ले, इन एडिशन टू DIT एंड अम्ली जो भी आपने अभी सुना और देखा, तो 1 महीने से 3 महीने के अंदर चांसेस आर कि उसका इनहेलर छूट जाता है, छूट सकता है, हमारे पेशेंट का छूट सकता है, छूटता है और आप देखेंगे। तो ये जब आप हमिंग करते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट का रिदम, आपके लंग की क्लीनिंग, ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली होने लगती है। तो इन्होंने रोज हमिंग भी किया, हमिंग में तो इन्होंने ओम किया, आपकी मर्जी मुंह बंद करके कोई भी गाना भी गुनगुना सकते हैं कभी भी कहीं भी 30 मिनट्स। तो आप ऐड करते जाइए, हर पेशेंट के साथ एक नई कहानी, एक नई बीमारी और एक नया टेक्निक, राइट। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारी चीजें करने के लिए कोई बहुत बड़े हॉस्पिटल में या किसी ऐसे शोरूम में जाने की जरूरत नहीं, सारी चीजें घर पे हो सकती हैं, यानी कि घर पे ही हो सकती हैं। तो हम चलते हैं अगले पेशेंट की तरफ। थैंक यू सर, थैंक यू। ये सब कर चुके थे आप, ये सब कर चुके थे। थोड़ी सी अपने बारे में बताइए। उड़ीसा से आए हैं, लेकिन ये सारे जो पेशेंट्स हैं दूर दूर से आए हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि आपको और आपके माध्यम से दुनिया को सच बताएं। तो ध्यान से सुनिए की कहानी बोन कैंसर की, और क्या टेक्निक किया वो हम सीखने की कोशिश करते हैं साथ साथ। पहले आप सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम रोहित साहू, मैं कलाहांडी उड़ीसा से आया हूँ। मुझे बोन कैंसर हुआ था 2020 में। पहले मेरा हाथ बहुत छोटा हुआ था और स्वेलिंग ज़्यादा आ गया था, तो मैं पहले आई डॉक्टर को दिखाया, बहुत सारे आई डॉक्टर को देखा। वो लोग बोले कि तुमको इन्फेक्शन हुआ है, आई ड्रॉप पकाने की वजह से तुम ठीक हो जाओगे। मैं बहुत सारे आई ड्रॉप भी पकाया और उसका कोई असर नहीं हुआ। तो मैं इस्लामाबाद गए और हमारा टेस्ट किए। हमारा टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि तुमको फंगल इन्फेक्शन या कैंसर हुआ, तुम एक बार ENT डॉक्टर को दिखाना। मैं वहाँ से गया और मैं ENT डॉक्टर को दिखाया और ENT डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो सर्जरी करना पड़ेगा। सर्जरी करने के बाद तुम अच्छी तरह ठीक हो जाओगे। मैं सर्जरी किया, सर्जरी करने के बाद 4-5 दिन हुआ, स्वेलिंग और ज़्यादा बढ़ गया। डॉक्टर भी घबरा गए और बोले मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास कोई मशीन नहीं है, मैं तुमको सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स भुवनेश्वर पर रेफर करता हूँ। वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर हैं और वहाँ बड़े बड़े मशीन भी है, वो लोग तुमको ठीक कर सकते हैं। वहाँ से मैं एम्स भुवनेश्वर गए। से वजह कुछ खाओ ही मत, तो कैंसर के जो सेल्स हैं वो भूखे ही मर जाएंगे और आप भी रोहिता की तरह इस तरह से ठीक हो सकते हैं। लेट देम डाई बाय स्टार्विंग, राइट। सो दिस इज वन क्लू गिवन बाय हिम। और हमारे प्रवीण नंदा, जो इनके मैंने काफी सारे पेशेंट देखे, याद रखिए अगर कोई पेशेंट कहीं से भी ठीक ना हो रहा हो तो मुझे पूरी उम्मीद रहती है कि इनके यहाँ जाने से ठीक हो जाएगा। इनका मैं हॉस्पिटल दिखाता हूँ आपको। एक तरफ ये एम्स भुवनेश्वर, गब्बर का शोरूम बोलता हूँ मैं इसे, और एक तरफ ये प्रवीण नंदा का हॉस्पिटल। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है। जब आप ये डिसाइड करते हो कि मैं कहाँ जाके ठीक होना चाहता हूं, तो आप एक तो बड़ा दिख रहा है क्या, एसी है क्या एसी उठ के आपको ठीक कर देगा? सोच के देखिए। क्या बड़ा उसकी अगर बिल्डिंग है वो आपको ठीक कर देगी? सोच के देखिए। आपको क्या बताया जा रहा है, आप क्या करने वाले हैं वो आपको ठीक करेगा। उल्टा इन्होंने बताया, रोहिता ने बताया कि इन्होंने रेडिएशन किया, 13 रेडिएशन, 30 रेडिएशन, 13 कीमो, 31 रेडिएशन, कीमोथेरेपी एंड सर्जरी,
राइट? These three causes cancer. जिस तरह से सिगरेट गुटखा पीने से कैंसर होता है, ठीक उसी तरह से कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी से कैंसर होता है। ठीक नहीं होता है, कैंसर होता है। ना तो वो कैंसर कंट्रोल कर सकता है, ना कैंसर क्योर कर सकता है, ना कैंसर प्रिवेंट कर सकता है। वो सिर्फ एक ही काम करता है, कैंसर को बनाता है। तो यानी कि आप बता रहे हैं कि वहां जाके भी ठीक किए गए नहीं, वहां गए इसलिए आप और ज्यादा हालत खराब हो गई। आपने ये भी ऐड किया। तो दो इनसे मिल रहा है रोहिता से आप सबको। एक तो अगर आपको कोई कैंसर पेशेंट मिलता है तो शाम के 6 बजे के घर जाइए और उनके किचन में मोटा सा ताला लगा दीजिए, बस। ये आप कुछ नहीं मिलने वाला। अगर ये नियम ही फॉलो करने लगेंगे तो देखेंगे वो अल्सर में हील होने लगेगा, उनका वेट बढ़ने लगेगा, उनका पेट कम होने लगेगा। ओनली वन रूल, वी कॉल इट टाइम एज मेडिसिन। किसी भी तरह से कैंसर पेशेंट का 6 बजे के बाद मुंह के अंदर पानी के अलावा कुछ ना जाए, इतना तो हमें करना पड़ेगा। और इतना करने के लिए बहुत बड़े शोरूम या बहुत बड़े बिल्डिंग की, बहुत बड़े किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल टू हील, टू क्योर द कैंसर। तो अगला एक शॉकिंग पेशेंट दिवाकर पाल है, जिनको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया था। आइए 20 अप्रैल को सर मॉर्निंग में 5:30 बजे हमें इलेक्ट्रिक शॉक हाई इलेक्ट्रिक शॉक लग गया था। तो उसके चलते हमारा उसके चलते हमारा घाव ज़्यादा हो गया था। मैं 5 घंटे के लिए बेहोश हो गया था सर। ये आप घाव देख रहे हैं, ये घाव करता है 20 अप्रैल का सिर का घाव है, सिर का। 20 अप्रैल को 4-5 घंटे के लिए बेहोश गया था। जिला अस्पताल गया, वहाँ से मैं रेफर कर देगा लखनऊ के लिए। तो वहाँ 4 दिन के बाद घुस आया तो डॉक्टर ने मेरा थोड़ा बहुत ऐसे इलाज किया। उसके बाद में सर्जरी के लिए दिया कि बिना सर्जरी आपको कुछ नहीं हो सकता। तो फिर हमारे संपर्क में एक चाचा हैं, वो आपसे जुड़े हुए हैं, डॉक्टर BRC से जुड़े हैं। तो उन्होंने हमको राय दी, तो इस राय के चलते भी हम आपसे जुड़े। जी सर, आपसे जुड़े और सबसे कम से कम 60% रिकवर हो गया सर। इससे 60% रिकवर हो गया जी, दिखा सकते हैं जी बिल्कुल। और मैं कैमरे के सामने मैं लाइव दिखाना चाह रहा हूँ सबको। यस, कैमरे को दिखा सकते हैं। आगे थोड़ा जूम कीजिए, थोड़ा आगे भी कैमरे के पास आगे। ठीक है, थोड़ा क्लोज आइए, कितना क्लोज जा सकते हैं। तो ये अभी आप देखिए 60% रिकवर हो गया, थोड़ा सा। एक तरफ वो सर्जरी कराओ, याद रखिए ब्रेन को कभी भी किसी को छेड़ने मत देना। ब्रेन की सर्जरी से कोमा हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, मंदबुद्धि हो जाएंगे, और अगर किस्मत अच्छी रही तो मर जाएंगे, मरना तो फिर भी अच्छा है मंदबुद्धि होने से, है ना। इसलिए ब्रेन को छेड़ने नहीं देना। लेकिन इन्होंने फिर आपने डायरेक्टली हमारे ऑफिस में कॉन्टैक्ट किया, है ना। और उसके बाद अभी जो आपकी जो सिचुएशन है वो देखा और आपने जो किया ठीक करने के लिए वो थोड़ा बताएं। मॉर्निंग में सुबह एक तो नंगे पैर चलना, कम से कम 1 से 1.5 घंटे चलता था मैं। और उसके बाद 40 से लगभग 50 मिनट सनलाइट रहता था। उसके बाद में अमरूद के पत्ते 5 ग्राम उनको उबाल के फिर ढक के थोड़ा हल्का ठंडा होने के बाद पी लेते। उसके 1 घंटे बाद तो कुछ नहीं खाता था। 12 बजे तो मैं फल खाता हूँ। उसके बाद में 1 बजे या 2 बजे के बीच में भोजन कर लेता हूँ। भोजन में सर्वप्रथम 300 से 400 ग्राम सलाद लेता हूँ। उसमें खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर जो भी है इससे करता हूँ। उसके बाद में 6:30 से हराम में खाना खा लेता हूँ शाम का में। और उससे कई रिकवर हुआ। मेरे बैक पेन अधिक था, वो भी कम से कम 50% से ज़्यादा कम हो गया है। बात अब आज का कॉन्वोकेशन है, आपका कॉन्वोकेशन है। तो नीम के इस्तेमाल करके आप किसी भी तरह की इंजरी को बड़ी तेजी से हील कर सकते हैं। नीम के पानी से हील कर सकते हैं, नीम के लेप से हील कर सकते हैं और कई सारी चीज कर सकते हैं। उनमें से एक उदाहरण आपने देखा और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। ये हमारे एक स्टूडेंट जीपी त्रिपाठी, पहले बैच के स्टूडेंट, उनका खुद का हाथ कोर्स ज्वाइन करने से पहले और 1 महीने का कोर्स ज्वाइन करते वक्त नीम का सेवन किया और नीम के सेवन करने के बाद ये जो भी इन्होंने 2 दिन पहले भेजा वीडियो, उनमें से हमने पिक किया वो उनका हाथ है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वही किया जो बाकी लोगों ने किया, बस इन्होंने नीम को जोड़ दिया, नीम को साथ में इंक्लूड कर लिया।
और ये रिजल्ट उनको मिला जितना मिल रहा है। आई एम श्योर कि धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। और ऐसे कई सारे हमारे जो स्टूडेंट पहले बैच के आप सब स्टूडेंट के जो रिजल्ट्स हैं वो अगले 5 मिनट में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहले बैच के नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर्स के जो स्टूडेंट हैं उनमें से रवि कुमार हैं आप? रवि कुमार अजय नहीं है या नहीं है? तो माइक पहुंचाया जाए, बोलना है, सुनाना है। 4-5 दिन धूप में रखेंगे तो पूरी तरह सीख जाते हैं, अभी के मौसम में सीख जाते हैं। उसके बाद मिक्सी में डालना है, मिक्सी में 2 मिनट लगते हैं। ये पाउडर उसी से बना है, राइट। दूसरा, छाल में 5 मिनट लगते हैं, सूखने में 4-5 दिन, फिर अगर कर लेंगे मिक्सी में, घर वाले मिक्सी में, तो ये बन गया। तो ये दवा है। और तीसरी दवा नीम के बीज का तेल। इसलिए मशीन चाहिए होती है, 15-17 हज़ार की मशीन एक बार ले लो घर पे, कोल्ड प्रेस मशीन। या ये तेल अगर चाहें तो आप दुकान से भी खरीद सकते हैं, लेकिन खुद बनाएंगे तो अच्छा है। और इसके अलावा जो हमारे जो स्टूडेंट्स का आपने एक्सपीरियंसेस देखे, उनके जो सक्सेस स्टोरीज देखी, इनको जो हमने हथियार दिए, जो कोविड से हमने भेजे, वो हथियार अगर आप देखेंगे तो ये हथियार है, बस ये हथियार है और ये हथियार है। जो भी इन्होंने किया वो यही है, वेरी वेरी सिंपल। और सिर्फ यही नहीं, अगर मैं हमारे जो आप जो कॉन्वोकेशन के स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, जब आप कोर्स कर रहे थे, 1 महीने का ऑनलाइन कोर्स कर रहे थे, इस दौरान आप सबने एक्सपेरिमेंट किया। वो सारे अगर मैं इंक्लूड करने लगूँ तो एक बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। मान लो यहाँ से सुपर्णा घोष आप हैं यहाँ पे? सुपर्णा घोष सर अभी लेट है। अच्छा, सिमरन वेबसाइट अजय सुपर्णा घोष या सिमरन, किसी को दे दो सुपर्णा घोष अभी ऑन द वे है। मैं सिमरन को, अरे यहाँ पे है ना, आपको आवाज किसी ने चली, आप आगे आ जाओ। सुपर्णा आप आगे आ जाओ, थोड़ा दूर तक माइक पहुंचाओ। और इन्होंने जब ये कोर्स कर रहे थे, सुपर्णा टेक 1 मिनट एंड से माइक पहुंचाओ फटाफट। तो ये 1 चम्मच है ना, तो दिस बिकम द डोज। मतलब और इस डोज को जब 1 हफ्ते तक लेंगे तो रिजल्ट जो इन्होंने बताया वो रिजल्ट आपके सामने। बोलने का मतलब ये है कि हमने से कई लोग अक्सर ऐसा कंप्लेन करते हैं, जिनको एक्सपीरियंस होता है कि कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनका VIP डाइट लेने के बाद भी, जैसा आपने बताया, एक लेवल के ऊपर ब्लड शुगर और नीचे नहीं जा रहा, ब्लड प्रेशर और नीचे नहीं जा रहा, मतलब अटक गए। तो जहां पे आप VIP डाइट के बाद अटक रहे हैं, वहां से गाड़ी आगे धक्का देने के लिए ये नीम का प्रयोग करना है। सर और एक इंफॉर्मेशन है, वो पेशेंट 5 मेडिसिन ले रहा था, 5 मेडिसिन ले रहा था, हाँ, वो छूट गया, पहले एक चल रहा था और उसके बाद ये नीम थेरेपी करने के बाद छूट गया। हाँ, बोलने का मतलब 5 ले रहा था, VIP डाइट से 5 से 4 तो छूट गया, फिर रह गया, हाथी निकल के पूंछ रह गया, पूंछ भी चली गई। यही बोलना चाहता तो नदीम अंसारी डोज एक ही है। बॉडी में जो दिक्कतें हैं 1 हफ्ते के अंदर हमने देखा, आपने ये एग्जांपल देखा भी। और इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि कोई खर्चा भी नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली फ्री, यू कैन डू इट फ्री। तो डोज जब आप लेंगे तो कैसे लेना है? खाना खाने से पहले लेना है। जो इंसुलिन के पेशेंट होते हैं और DIP डाइट लेने के बाद भी पूंछ रह जाती है, तो उनका हम शुरू में पहले 15 दिन उनका डोज 3 होता है, ब्रेकफास्ट से जस्ट पहले, लंच से जस्ट पहले और डिनर से पहले। और 15 दिन के बाद फिर हम उसको टेपर डाउन करते हैं। जब उनका इंसुलिन छूट गया, ब्लड शुगर अच्छा कंट्रोल में आ गया, फिर धीरे धीरे जिम छुड़ाएंगे। जिंदगी भर लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर ले लिया। जो एलोपैथी दवाई है वो तो जिंदगी भर लेना पड़ता है और दवाइयाँ बढ़ती जाती है, साइड इफेक्ट बढ़ते जाते हैं। नीम कुछ दिन तक लेने फिर छोड़ दिया तो नीम ने काम कर दिया, ठीक कर दिया आपको। अब आप अपने ऊपर बहुत अत्याचार करके अपने आप को दोबारा उस लायक बनाएंगे, बिगाड़ेंगे, फिर दोबारा नींद लेने की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हैं? तो मतलब ये कि नींद इज नॉट अ थिंग जो कि आपको जिंदगी में लेने की जरूरत है। ठीक करने के लिए 3 महीने का एक साइकिल होता है। 3 महीने का एक साइकिल, यानी कि 3 महीने रात को सोने से पहले, जैसे हमारे स्टूडेंट ने बताया, ये करना है। और इंटरेस्टिंग है यहाँ पे सुषमा सिंह है यहाँ पे। सुषमा ओके, गिव द माइक। ऑटिज्म एंड ADHD इनका अलग ही ग्रुप बना दिया है पूरा। और ये ग्रुप में सारे पेशेंट जो है, उनके फैमिली मेंबर्स, उनके पेरेंट्स, सबकी दिक्कतें एक जैसे हैं, क्योंकि सबके बच्चों की सिम्टम एक जैसे हैं। सो दे अंडरस्टैंड ईच अदर।
तुमको क्या करना है, और जब देखते हैं कि एक बच्चे की इंप्रूवमेंट हो रही है तो दूसरे पेरेंट के भी एंकरेज होते हैं कि हाँ इनकी इंप्रूवमेंट तो हमें भी इंप्रूवमेंट होगी। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस कि जब कोई अकेला अकेला करता है तो उसे पता नहीं लगता कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। जब देखते हैं कि एक ही तरह के अलग अलग और भी जगह पे बच्चे हैं और उनमें सब में इंप्रूवमेंट हो रही है। इन्होंने एक खास जिक्र किया वैक्सीन का जिक्र किया, तो ऑटिज्म क्यों बढ़ रहा है उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो कारण है वैक्सीनेशन। जो किताब आपको मिली है हॉस्पिटल ट्रैक, इसके पहले जो संबंध आप देखेंगे तो बचपन में दिए गए वैक्सीन की वजह से कुछ बच्चों में ऑटिज्म आ जाता है। ऑटिज्म का जो मुख्य कारण है वो सारे एविडेंस बेस्ड मैंने दिया है, इसलिए मैं हमेशा से बोलता हूँ कि कभी भी किसी को भी किसी भी तरह का वैक्सीन नहीं देना चाहिए, देना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। कहीं वैक्सीन लेंगे तो कोई ना कोई इफेक्ट आएगा, साइड इफेक्ट आएगा, और उसके सबूत अगर आपको चाहिए तो किताब आपके हाथ में है, जो किताब हॉस्पिटल का है उसमें आप देख सकते हैं। और जो आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं तो जैसे मेरा दूसरा बेटा तो 1.25 साल का है, तो बताना चाहता हूँ मानते नहीं, जैसे वैक्सीन से जितना मर्जी समझा दो तब भी लगाते हैं। तो जैसे हमने एक भी वैक्सीन नहीं लगाई उनको, तो सबसे बड़ी बात बताएं, और हम हॉस्पिटल में नहीं गए, उनकी डिलीवरी नॉर्मल करवाई क्लिनिक में। जिन्होंने डिलीवरी किया वो भी इधर हमारे बीच में ही बैठे और उन्होंने भी कोई वैक्सीन नहीं लगवाई। तो ये बिल्कुल हेल्दी है और कोई तंग नहीं करता और अपने टाइम पे पूरा तो ये सबूत भी लिखा है, प्रूफ भी है ना, ये काम कर भी नहीं पाएगी, फिलहाल तो नहीं कर रहा है, सिरे से बैठा हुआ है ना। तो ये सबूत है। जो दो बच्चे वैक्सीन के बिना वाले बच्चे हैं वो देख के आप पहचान जाएंगे, वो अलग से दिखेंगे, उनकी जो सोचने की ताकत है वो ज़्यादा होती है। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया कि वैसे भी जो रेंडमाइज्ड जो ऑब्जर्वेशन स्टडीज हुई है उसमें भी ये देखा गया है, उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी होती है, उनकी सोचने की ताकत ज़्यादा अच्छी होती है, दे आर मोर डेवलप्ड, राइट। सो कंक्लूजन ये है इस केस स्टडी का कि भाई अपने बच्चे को किसी भी तरह का वैक्सीन कभी भी नहीं लगाना। उसका प्रूफ आपको जो हॉस्पिटल ट्रैक किताब दी है उसके पेज नंबर मेरे ख्याल से 10-12 पेज नंबर में मिल जाएगा। तो वो ऐड करना कुछ आपने अभी जो देखा इसको थोड़ा समझने वाली बात है। मान लो ये जोरावर की बात करें या स्वप्निल की बात करें, मान लो वो हमारे पास नहीं आते तो आज क्या कर रहे हो, सोच के देखिए। ये जितने भी एग्जाम्पल्स हमने देखे, मान लो नहीं वो डायलिसिस पहले गौर साहब अगर हमारे पास नहीं आ रहे होते तो आज इसी टाइम पे डायलिसिस करा रहे हैं, है ना। तो एक तरह का क्या है, तो यहाँ पे जो टेक होम मैसेज आपके लिए है वो ये है कि इस तरह के ट्रैप से बाहर निकलना है। तो हम डायग्नोज कर देते हैं, एक थप्पा लगाता है, आप ऑटिज्म के पेशेंट हैं, आप ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं, आप कोविड के पेशेंट हैं, तो वो एक ट्रैप है। तो वो ट्रैप क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको समझाना है। 2-4 दिन पहले देखा कि नीपा दोबारा नीपा आ गया, HMPV आ गया। ये सारा खेल आपको पता है अच्छी तरह से कि एक ही सैंपल को कई बार टेस्ट करेंगे तो कभी पॉजिटिव आएगा कभी नेगेटिव आएगा, लेकिन जब भी पॉजिटिव आएगा तो वो जैसे ही पॉजिटिव आया आप उस ट्रैप में आ जाएंगे। जब भी आप डायग्नोस कराते हैं बायोप्सी, पेट स्कैन, मेमोग्राम, ये आपको पता है कि ये कैंसर के लिए बोला जाता है, लेकिन ये कैंसर को डायग्नोस करने के लिए नहीं है, ये कैंसर को बनाने के लिए है। इसके सबूत अगर आपको चाहिए, जो किताब आपके हाथ में है उसमें सारे एविडेंसेस दिए हुए हैं, वही एलोपैथी वाले एविडेंस ही है, मेन स्ट्रीम मेडिकल जर्नल के एविडेंसेस हैं। तो जब आपको हॉस्पिटल में कोई बोले कि डायग्नोस कराना है, फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस का डायग्नोसिस, हमारे यहाँ के ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं, उनसे मैं आप मिलाना चाहता हूँ। मिलाने से पहले आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब भी आप ये सोचते हैं कि मुझे हॉस्पिटल जाना है और हॉस्पिटल में डायग्नोस कराना है, लोग डायग्नोस्टिक रिपोर्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंट देते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि डायग्नोस्टिक रिपोर्ट इस तरह से डिजाइन की जाती है कि डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के अनुसार अगर कोई भी डायग्नोसिस कराएगा तो कोई ना कोई बीमारी तो आ ही जाएगी। लेकिन आपको ये पता नहीं, किताब से आपको पता चल जाएगी, किताब में दिया होगा ने कि जब फाइब्रोस्कैन मशीन बनी तो किस प्रकार बनी, किस सोच से बनी। फाइब्रोस्कैन मशीन से जब आप डायग्नोस करते हैं लीवर को, तो वो जो डायग्नोसिस होता है वो सुपरफिशियल डायग्नोसिस होता है। अगर उस डायग्नोसिस को बेसिक बनाए तो हर तीसरा इंसान लीवर पेशेंट है। तो जैसे ही आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वो एक चूहेदानी की तरह है, जैसे ये आप देख रहे हैं, और चूहा सोचता है आके कि किसी ने, भले इंसान ने मेरे लिए खाना रखा हुआ, ये सोच के वो चूहा अंदर अपने ट्रैप में जाता है। लेकिन जब वो चूहा
ये भूखा चूहा खाने को पकड़ता है, खाने को खाने के लिए, तो होता क्या है, तब उसे समझ आता है कि वो एक ट्रैप का हिस्सा बन गया, राइट, ट्रैप के अंदर चला गया। तो आज इस कार्यक्रम के लिए हमारे देश में जो बड़े बड़े मेडिकल एसोसिएशन है, मेडिकल काउंसिल है, उन सबको हमने निमंत्रण भेजा कि भाई ऑक्सीजन ठीक होता है, हमारे पेशेंट आ रहे हैं, आप मिल लो, डायलिसिस से छुटकारा मिल सकता है, हमारे पेशेंट आ रहे हैं, मिलके उसको देख लो। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहे, हालांकि ये लाइव भी है। तो बोलने का मतलब ये है कि अभी जो ताना बाना बना है वो सही मायने में गब्बर का रामगढ़ है, जहां पे उन्होंने ऐसे मैकेनिज्म बना दिए कि पूरी जिंदगी भर आप उस ट्रैप में फंस जाएंगे। फिलहाल मैं तो निकलना चाहता हूँ, एलोपैथी ठीक करने की, जबकि हमारे डॉक्टर बी आर सी क्लिनिक के स्मॉल प्रोटोकॉल, सारे प्रोटोकॉल आपके बुक में, जो बुक आपके हाथ में इस वक्त है, करने से वो ठीक हो जाते हैं। तो ये व्यवस्था है और इसमें कई बार आप देखते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस की बात कर रहे हैं, ट्यूबरक्लोसिस कीर्ति यहाँ पे है, आइए डॉक्टर नमिता। ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी हमने इसी तरह से काम किया है कि आप अगर आपके आसपास कोई ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है तो इसको सिर्फ इतना करना है, ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को www.com/tb में जाके फॉर्म भर देना है। हमारा पूरा ट्रीटमेंट पूरी तरह से फ्री है, ट्यूबरक्लोसिस की पूरी तरह से फ्री, और आने की भी जरूरत नहीं हमारे पास, उनका भी एक अलग से ग्रुप बना हुआ है और वो सब ठीक होते हैं और बड़ी तेजी से ठीक होते हैं और हमेशा ठीक होते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले एक दो बातें आपको बताऊंगा कि ट्यूबरक्लोसिस में जो भारत में 10% ट्यूबरक्लोसिस की डेथ है वो ट्यूबरक्लोसिस से नहीं होती, वो सुसाइड से होती है। ट्यूबरक्लोसिस इतनी भयंकर बीमारी है या फिर ट्यूबरक्लोसिस का इलाज इतना भयंकर है कि एक इंसान सोचता है इससे बेहतर मर जाना है। 10% ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट दे डाई ऑफ सुसाइड। आप उसको रोक सकते हैं, आप रोक सकते हैं, बस ये डायरेक्शन चेंज करके कि वो गब्बर के वो शोरूम में ना जाके डॉक्टर बी आर सी के फोटो में आ जाए, जो कि पूरी तरह मुफ्त है और आपको आना भी नहीं है, सिर्फ फॉर्म भरना है। तो खैर डॉक्टर यू टेक फॉरवर्ड एंड थोड़ा डिटेल्स पेशेंट के बारे में। अपनी टीचर से आपको मिलवाती थी, हमने ट्यूबरक्लोसिस का प्रोग्राम लॉन्च करा था, तो उसमें मैंने डॉक्टर बी आर सी प्रोटोकॉल उसको बोला था, मैंने 1 मंथ का चैलेंज दिया था। मैंने बोला था कि जो भी शिद्दत से फॉलो करेगा वो 1 महीने में वापस निकल जाएगा, और यहाँ कीर्ति खड़ी हुई है, वो अपनी कहानी सुनाएगी आपको। मेरा नाम कीर्ति है, मैं गुजरात सूरत से आई हूँ। सबसे पहले 2019 में मुझे कमर में पेन हुआ तो हमने एलोपैथी डॉक्टर और कई सारे डॉक्टर को, ऑर्थोपेडिक लेके सबको बताया, तो उसमें मेडिसिन ली हमने, कई साल मेडिसिन लिए, और जितनी भी थेरेपी है हमारे गुजरात में जो चलती है दवाई कि इतना पेन बढ़ता जा रहा था तो थेरेपी बदलते जा रहे थे। सबसे पहले हमने एलोपैथी से स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने ओजोन थेरेपी करवाई, लेजर थेरेपी करवाई, फिजियोथेरेपी करवाई, कायरोप्रैक्टिक करवाया, और थक हार के हमने जो हार्डवेयर होते हैं ना वहाँ जाकर भी हमने पट्टियाँ लगाई, लेप लगाया, पर पेन नहीं हो रहा था। मैं चेयर पर भी नहीं बैठ सकती थी, पेन इतना बढ़ गया था कि पेन किलर का पूरा पत्ता हम घर पर रखते थे। जब भी पेन बढ़ जाए एक कुत्ते उठा कर ले लेते थे। कभी कभी तो कोई काम नहीं करती थी, आसपास जो छोटे डॉक्टर होते थे ना वो उसको हम बोलते थे कि आ जाओ, वो पेन किलर का इंजेक्शन लगा दे, तब ये थोड़ा बेटर फील करती। इतनी सारी थेरेपी करवाई और इतनी सारी गोलियां खा कर मैं थक गई थी, क्योंकि कितना मेरा एक्सरे हुआ, कितनी बार मेरी बायोप्सी हुई, 3 बार मेरी बायोप्सी हुई बॉडी की, पर इतना मैं डिप्रेशन में आ गई थी क्योंकि पूरा बेड रेस्ट था मेरा। मैं बैठ भी नहीं सकती थी, चल भी नहीं सकती थी, इतना कमर में और पीठ में D6 और 7 में ATD फैल गया था। और बायोप्सी जब तीसरी बार करवाई ना तो उसने बोला कि ये कोई दवा इस पर काम नहीं कर रही है। तो फिर मैं इतनी परेशान हो गई और इतना डिप्रेशन में आ गई ना कि सोचती थी कि सुसाइड कर लूं। हमारे यहाँ तापी है तो भाग के चली जा रही थी गेट के बाहर, घर के बाहर, कि इसे कूद के जान दे दूं ताकि इस पेन से मुझे छुटकारा मिले। पर ये सब नहीं हुआ क्योंकि 5 साल मैंने इसी के साथ स्ट्रगल किया, पर मुझे सुसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरी लाइफ में डॉक्टर BRC आ गए और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ।